आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद के सृजनात्मक समन्वयकारी विचारों से प्रेरित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने लोकमत के परिमार्जन के माध्यम से लोकतंत्र की जड़ों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, इन्हें राजमर्मज्ञ, राज ऋषि कहकर संबोधित करना इनकी राजनीतिक साधना के प्रति हमारी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का ही एक्सप्रेशन है। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 में अखंड भारत के संयुक्त प्रांत में मथुरा क्षेत्र के नगला चंद्रभान में हुआ। अपने वैचारिक जुड़ाव के कारण 1937 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़े। अपने वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन के कारण ये भारतीय जनसंघ के माध्यम से अपने विचारों को समाज के समक्ष ले जाने में और अपनी संगठनात्मक कौशल के साथ अपने विचारों को आगे बढ़ाने के पर्पज से भारतीय जनसंघ के नेतृत्व के रूप में उभरे। अपने विचारों के प्रसार, उन्हें विकल्प बनाने के पर्पज से राष्ट्र धर्म 5 जन ने जैसे साप्ताहिक स्वदेश दैनिक पत्र का संपादन किया, अर्थात पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने अपने विचार रूपी पखेरु को पंख दिए, अपनी विजडम को विंग्स दिए। साथ ही साहित्य सृजन के माध्यम से समाज को संवेदनशील बनाने एवं राष्ट्र प्रेम को प्रेरित करने के पर्पज से विद्यार्थियों के लिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और जगत गुरु शंकराचार्य जैसी रचनाएं लिखी। अपने विचारों को समाज में समग्रता एवं सहजता के साथ रखने की मंशा के साथ अखंड भारत, जनसंघ सिद्धांत एवं नीति, एकात्म मानववाद, द टू प्लान्स एंड डिवेल्युएशन ए ग्रेट फॉल नामक रचनाएं लिखी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की वैचारिक विरासत है उनका एकात्म मानव दर्शन, जो अभिव्यक्ति है इनकी सृजनात्मक, संपूरक, समन्वयकारी एवं समग्र दृष्टि की। एक प्रतिबद्धता है भारत की आध्यात्मिक विरासत को परिरक्षित करने, संरक्षित करने एवं संवर्धित करने की। इनके विचारों में व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल, समष्टि मीन्स समाज, सोसाइटी, सृष्टि मदर नेचर एवं परमेष्टि अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम एंटिटी को खंडित दृष्टि से नहीं बल्कि एकात्मकता, समन्वित एवं समग्र दृष्टि के साथ देखा गया है। पश्चिम में पुनर्जागरण एवं प्रबोधन की पृष्ठभूमि में उपजे उदारवाद में व्यक्ति एवं उसकी लिबर्टी को अत्यधिक महत्व दिया गया और समाज की अस्मिता को नकार दिया गया, उसकी उपेक्षा की गई। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि उदारवाद को उदात्तता, जेनेरोसिटी का पर्याय नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये मध्य वर्ग के हितों को पोषित करने वाला एक दर्शन है, एक विचारधारा है। इस व्यक्तिवादी दर्शन में व्यक्ति की लिबर्टी पर अतिशय बल दिया गया, वहीं समाज को परस्पर समझौते की उपज कहकर उसे आर्टिफिशियल यूनिट कहकर उपेक्षित किया गया। व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया में निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में उपजे समाजवाद, विशेषकर कार्ल मार्क्स के वैचारिक चिंतन में समाज को सुप्रीम, सर्वोच्च मान लिया गया
और व्यक्ति का महत्व सिर्फ इतना रह गया जैसे एक बड़ी मशीन में कोई एक ट्यूल हो, इंस्ट्रूमेंट हो, जिसकी उपयोगिता तभी तक है जब तक वो मशीन के अनुरूप है, अन्यथा बाहर फेंकने की वस्तु मात्र। इस प्रकार की अभिव्यक्ति जहाँ समाज को अतिशय महत्व दिया गया और इंडिविजुअल को इंस्ट्रूमेंट समझा गया, हमें सोवियत संघ में स्टालिन के समय ऑल्टरनेटिव व्यूज पर्सपेक्टिव रखने वालों को साइबेरिया की जेलों में ठूंसने और चीन में माओइज्म के समय ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी हो, चाहे कल्चरल रेवोल्यूशन हो, वहाँ भी ऑल्टरनेटिव व्यूज रखने वालों को क्रश करने की जो निर्लज कोशिशें की गई, उसमें इंडिविजुअल की लिबर्टी, उसकी व्यूज, उसकी ओपिनियन किस हद तक गिर सकती है कि एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। इसी का सबसे भयावह निरीक्षण स्वरूप फासिज्म में भी देखा जा सकता है। व्यक्ति के प्रकृति विजय के अहम ने सृष्टि, मदर नेचर को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई, जिसका परिणाम है एंथ्रोपोजेनिक ड्रीवन सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, अर्थात मानवीय गतिविधियों के कारण आज क्लाइमेट चेंज के कारण न केवल जीवमंडल पर बल्कि स्वयं पृथ्वी के अस्तित्व एवं अस्मिता पर ही भयावह खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत की आध्यात्मिक विरासत, जहाँ ऋग्वेदिक रीत की संकल्पना में कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक लॉ अर्थात समस्त ब्रह्मांड को संचालित करने वाले नैतिक बल के अनुपालन के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई, वहीं अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी अर्थात भूमि मेरी माँ है और मैं माँ पृथ्वी का पुत्र के उद्घोष के साथ पृथ्वी के वात्सल्य के प्रति कृतज्ञता, आस्था, श्रद्धा की अभिव्यक्ति मिली। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के उत्पादन एवं उपभोग पर अत्यधिक बल, विलासिता के लोभ ने जिस तरह मदर नेचर का अंधाधुंध शोषण किया, उसकी ही परिणति है कि आज मानव जाति के समक्ष सबसे भयावह खतरा है जलवायु परिवर्तन एवं उससे जुड़े हुए भयावह खतरे। इस पृष्ठभूमि में उपजी संवेदनशील आध्यात्मिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए जीवनदायिनी नदियों को मनुष्य के समान विधिक अधिकार दिया जाना व्यष्टि, समष्टि एवं सृष्टि के प्रति एकात्मक दृष्टिकोण की ही अभिव्यक्ति है। उल्लेखनीय है कि हमारी आध्यात्मिक विरासत में जहाँ हमारे पूर्वजों ने सदा निरा नदियों को माँ कहकर संबोधित किया गया, वहाँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में इन्हीं नदियों को नॉन लिविंग बीइंग मान लिया जाना यह साबित करता है कि जो मिलियंस के जीवन का आधार है, आखिर वो निर्जीव कैसे हो सकती है। इस संवेदनशीलता को दूर करते हुए आज कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियंस, हाई कोर्ट्स एंड इवन सुप्रीम कोर्ट्स में ऐसी ओपिनियन है और जिसके आधार पर डिसाइड किया गया है कि गंगा एवं उसकी सहायिका यमुना भारत में लिविंग बीइंग होगी और उन्हें एक नेचुरल पर्सन के तरह ही लीगल राइट्स दिए जाएंगे। जीवन के भौतिक आयामों से परे इस सृष्टि के प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशीलता की उदात्तता से अनुप्राणित अर्थात ब्रह्मिष्टि, जिन्हें भारतीय संदर्भ में ब्रह्म कहा गया है, परमात्मा कहकर संबोधित किया जाता है,
के साथ एकत्व का विचार। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दीनदयाल जी ने राष्ट्र प्रेम को प्रेरित करने के पर्पज से जगत गुरु शंकराचार्य नामक रचना लिखी। और शंकराचार्य जिनका दर्शन अद्वैतवाद, जहाँ ब्रह्म एवं जीव की ड्युअलिटी को निगेट किया गया है और उनके एकाकार को, या यूं कहें कि उनके एकाकार के सिर्फ रियलाइजेशन को एम्फसाइज किया गया है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि दीनदयाल जी ने व्यक्ति एवं समष्टि के इसी एकत्व को स्वीकार करते हुए अपने विचारों को समाज के समक्ष रखा। इनके विचारों में, या इनके विचारों को यूं कहें कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की इंस्पिरेशन और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टिगत होती है। इनका एकात्म दर्शन भारतीय संस्कृति की निवृत्ति एवं प्रवृत्ति मूलक धाराओं के बीच संश्लेषण, समन्वय, जिसकी अभिव्यक्ति है पुरुषार्थ एवं ऋण की संकल्पना के अनुरूप दृष्टिगत होता है। एकात्म दर्शन के साथ ही आर्थिक लोकतंत्र का इनका दर्शन मानवता के लिए एक दाय है, एक विरासत है। इनके विचारों में इकोनॉमी का पर्पज रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन होना चाहिए। वह इकोनॉमी जहाँ रोजगार के अवसरों का सृजन ना हो, त्याज्य है। अर्थात जिस तरह डेमोक्रेसी में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का हक है, उसी तरह प्रत्येक वयस्क को कार्य का अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन्हीं विचारों को इन्होंने भारत में प्लानिंग की क्रिटिक के रूप में एक्सप्रेस किया है और इनके विचार संकलित हैं द 2 प्लान्स में। साथ ही इन्होंने आग्रह किया कि भारत में एक 5 ईयर प्लान ऐसा हो जिसका पर्पज हो भारत में बेरोजगारी का निर्मूलन, उन्मूलन। इनके विचारों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर काफी बल है, जिसे असंगठित क्षेत्र कहा जा सकता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में स्किल्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एवं उन्हें सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित कर ही हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अर्थात कार्य की ह्यूमन कंडीशंस का सृजन और लाइफ विद डिग्निटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इनका आर्थिक लोकतंत्र का दर्शन पूंजीवादी एवं समाजवादी व्यवस्था के एक सृजनात्मक विकल्प मानवीय अर्थशास्त्र एवं संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के आधार पर आज यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्यों के अनुरूप एवं उन्हें समर्थित करने वाला कहा जा सकता है। इनका अंत्योदय की संकल्पना एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्पना है। अंत्योदय मीन्स द डिप्राइव्ड शुड बी कंसिडर्ड द मोस्ट डिजर्व्ड। वंचितों को वरीयता। समावेशी विकास का आधार बजट 2023-24 में से काफी इंपोर्टेंस दिया गया है। इनके विचारों में समाज के सबसे वंचित एवं गरीब लोगों का उत्थान होना चाहिए, जो समूचे समाज का नैतिक उत्तरदायित्व है। वंचितों का उत्थान जो एक सुदृढ़ राष्ट्र का आधार है। अंत्योदय का इनका विचार गांधी जी के सर्वोदय के दर्शन के साथ काफी सिमिलरिटी रखता है, लेकिन ये सच है कि सर्वोदय के विचार का एक आयाम है अंत्योदय, क्योंकि सर्वोदय का सार है एनरिचमेंट, और ये एनरिचमेंट है प्रत्येक व्यक्ति का, और इसका
दूसरा आयाम है प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक आयाम का एनरिचमेंट। अगर इसके पहले आयाम अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का एनरिचमेंट पर हम दृष्टि डालें तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति में आर्थिक समृद्धि के साथ ही यदि वह नैतिक दृष्टि से डिप्राइव्ड है तो नैतिक मूल्यों को इनकलकेट कर उसमें सच्चरित्रता सदाचार को प्रोत्साहित करना। वहीं जो व्यक्ति नैतिक दृष्टि से एनरिच है, सच्चरित्र है, उसे आर्थिक दृष्टि से एनरिच करना, उनमें क्षमताओं का निर्माण कर सोशल कैपिटल का क्रिएशन तथा एक समावेशी, संवेदनशील एवं कोहेसिव समाज का सृजन। इसका दूसरा आयाम है प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक आयाम का संवर्धन। उदाहरण के लिए सामाजिक दृष्टि से अगर इसे देखें तो समतामूलक संवेदनशील समाज के सृजन हेतु करुणा को प्रोत्साहन, क्योंकि करुणा लोक मंगल का आधार है तथा उसके लिए सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस अर्थात सामाजिक प्रज्ञा एवं भावात्मक प्रज्ञा का समावेशन, आर्थिक क्षेत्र में नैतिकता के साथ वाणिज्य, क्योंकि नैतिकता से विहीन वाणिज्य या व्यापार पाप है, त्याज्य है। राजनीतिक क्षेत्र में यह सिद्धांतवादी राजनीति पर एम्फेसिस है, सहभागी लोकतांत्रिक जीवन मार्ग के मूल्यों का समावेशन है। अगर इसका प्राकृतिक आयाम देखें तो प्रकृति, मदर नेचर, इसके प्रति रेस्पेक्ट, इसे इंग्लिश में कहें तो ये एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस है, जिसका एग्जाम्पल है मिशन लाइफ, जिसका सार है मदर नेचर का माइंडफुल एंड डेलिबरेटिव हार्नेस ऑफ नेचर इन स्पाइट ऑफ माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ मदर नेचर। साथ ही दीनदयाल जी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इन्होंने राष्ट्र की यूरोपियन पॉलिटिको एंड टेरिटोरियल संकल्पना को भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप नहीं माना। साथ ही एशियन एंड अफ्रीकन क्षेत्र में जहाँ भी इस संकीर्णता एवं बहिष्करण पर आधारित राष्ट्र को आरोपित किया गया या इस आधार पर क्रिएट किए गए, वहाँ आज भी एथनिक पॉलिटिकल अपह्यूअल के नाम पर हिंसा जारी है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच टेरिटोरियल बॉर्डर्स को लेकर क्लेशेस जारी है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के आधार पर इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना सृजित की। इनके अनुसार भारत में राष्ट्र की भावना सदैव भारतीय चेतना में विद्यमान रही है। इनके राष्ट्र के अनिवार्य तत्व हैं भूमि एवं जनता, सामूहिक इच्छा अर्थात भावात्मक एकत्व, सिद्धांतों का समुच्चय जिसे भारतीय कंटेक्स्ट में धर्म का पर्याय समझा जा सकता है, जीवन के आदर्श। इनके अनुसार राष्ट्र का सृजन केवल भूमि एवं जनता से ही नहीं होता है, बल्कि साझे सांस्कृतिक मूल्य राष्ट्र का आधार सृजित करते हैं। मातृभूमि की संकल्पना, जहाँ राष्ट्र को माँ एवं उसके संतानों को माँ की अस्मिता के लिए सर्वोच्च त्याग बलिदान के लिए प्रतिबद्ध चित्रित किया गया है। इनके अनुसार जहाँ राज्य भौगोलिक सीमाओं की अभिव्यक्ति है, वहीं राष्ट्र एक सांस्कृतिक संकल्पना है। राष्ट्र का निर्माण कुछ शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों के आधारशिला पर होता है। जो राष्ट्र का सार है, उसकी आत्मा है। राष्ट्र की संकल्पना में संकीर्णता
बहिष्करण के लिए कोई जगह नहीं है। ये समावेश, संवेदनशीलता, बंधुता का पर्याय है, एपिटोम है। इनका राष्ट्र उग्र राष्ट्र नहीं, बल्कि वैश्विक हितों के साथ, या यूं कहें कि ग्लोबल ऑर्डर के साथ एकाकार हितों की अभिव्यक्ति है। इनके विचारों में डेमोक्रेसी की इंजन पॉलिटिकल पार्टीज भी राष्ट्र से अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, या यूं कहें कि इन्होंने राजनीतिक दल की तुलना में राष्ट्र को प्राथमिकता दी। राष्ट्र में एकत्व का भाव, चेतना और मनोवैज्ञानिक लगाव, एफिनिटी का जो भाव है, जिसे इन्होंने चीती कहकर संबोधित किया है, और इस चीती में निहित हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल एफिनिटी की असीम ऊर्जा और शक्ति को इन्होंने विराट शब्द से संबोधित किया है। राष्ट्र की चीती ही राष्ट्र को फिनिक्स बना देती है, जो आग की लपटों में हर बार झुलसकर न केवल अपने अस्तित्व को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि अपने यौवन को अचीव करता है। इनके विचारों में संघात्मक राज्य की बजाय एकात्मक शासन प्रणाली को अंगीकार करना बेहतर माना गया है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को सदैव प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ऐसा इनका विचार था। भले ही भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र क्यों ना हो, राष्ट्रभक्ति के इनके विचारों में राष्ट्र की भक्ति ही ईश्वर की आराधना है। राष्ट्र एवं राज्य के बीच साधन एवं साध्य का संबंध है, क्योंकि राज्य के बिना राष्ट्र की संकल्पना या इमेजिनेशन आधारहीन है, वहीं राष्ट्र के बिना राज्य आत्मा विहीन मृत शरीर है। इनके विचारों का रचनात्मक विकल्प हो सकता है। उदाहरण के लिए आधुनिक भारत के अंतःकरण भारतीय संविधान में